program Pakistan to America with Sheila Khan. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। आज हम बात करेंगे ईरान में जारी मुजाहरों की। ईरान में एक बार फिर हालात कशीदा हो गए। मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी हुई, सिक्योरिटी फोर्सेज जो थी उनकी कार्रवाइयां हुई, गिरफ्तारियां हुई, इंटरनेट पर पाबंदियां लगी और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान पहले ही शदीद माशी दबाव और आप कह सकते हैं कि आलमी तन्हाई का शिकार है। सवाल यह है कि क्या ये मुजाहरे वक्ती गुस्सा हैं या किसी बड़ी तब्दीली की आहट है, लेकिन वो सच जो आपको हेडलाइंस में नहीं दिखाया जा रहा है, ये प्रोटेस्ट वाकई अवामी गुस्से का इजहार है या फिर क्या एक वेल प्लान्ड ग्लोबल गेम खेला जा रहा है। मगरबी मीडिया जो है वो फ्रीडम का नारा लगा रहा है, मगर सवाल ये है कि आजादी किसके लिए और किस कीमत पर। क्या ये सिर्फ ह्यूमन राइट्स का मसला है या फिर ईरान की जो रीजनल पावर है और जो एक न्यूक्लियर एम्बिशंस है तो उसको टारगेट करना मकसद है। सो आज हम इसी जो ये नैरेटिव है इसी पे बात करेंगे। इस पे नैरेटिव पे बल्कि बात नहीं करेंगे बल्कि हम इसके जो फैक्ट्स हैं उन पे बात करेंगे। और आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर उमर मुराद जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राइटर ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑन सबस्टैक एंड फेसबुक। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम शाला। सर आपका इंट्रोडक्शन तो खासा तवील था जिससे मैंने स्क्वीज करके आप कुछ कम कर दिया। मेरा इंट्रोडक्शन एक्चुअली बड़ा सिंपल है कि मैं एक सोचने समझने पढ़ने वाला आदमी हूँ जो ऑनेस्टली आके अपने ओपिनियन देता हूँ। ये मेरा ज्यादा अच्छा हुआ है। चलिए अब ये बताइए कि ईरान में जो मुजाहरे हो रहे हैं क्या ये वाकई कोई स्पॉन्टेनियस एक गुस्सा लोगों का आपको लगता है या फिर आपको लगता है कि एक प्लान्ड फॉरेन एजेंडा है जो कि ग्राउंड पर जो है उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया है? क्या लगता है आपको, क्या लगता है? इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा तारीख में ले चलूंगा कि हम चलते हैं 1950s के अंदर, जब ईरान के अंदर डॉक्टर मुसद्दिक जो है वो इलेक्शन जीत के आए थे बाकायदा, और बड़े लिबरल प्रोग्रेसिव किस्म के लीडर थे। और उन्होंने उस वक्त ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी का नाम एंग्लो कुछ कंपनी था, उसका बीपी नाम नहीं था, लेकिन है वो वही कंपनी जो कि थी ब्रिटिश पेट्रोलियम की। तो वो उनके साथ तो सिर्फ कह रहे थे कि आप तेल लें हमारा, लेकिन हमें आप उसमें 10% ज्यादा दें ताकि हम आदो आद करें। आप इसको बजाय इसके कि वो दे रहे थे 16%, तो कहने 16% तो बहुत कम है, आप इसकी फीसद बढ़ाएं। इसके ऊपर उन्होंने उठा के उनकी हुकूमत पूरी की पूरी जो है वो जो गिरा दी। और कैसे गिराई, उसके अंदर CIA और MI6 जो कि बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने मिलकर बकायदा एक प्लान बनाया जिसको उन्होंने ऑपरेशन एजेक्स का नाम दिया। और उसके तहत उन्होंने उनको डिस्क्रेडिट किया, प्रोपेगेंडा किया उनके खिलाफ, उन्होंने शोरिश मचाई। और अकॉर्डिंग टू एक बुक जो मैंने पढ़ी है स्टीफन कोहन की, उसमें उन्होंने खुमैनी उस वक्त एक यंग स्टूडेंट थे, उसको उनको भी फंड किया था उन्होंने उसके अंदर कि आप मुसद्दिक को उतारें और ये कम्युनिस्ट हैं। हालांकि वो कोई कम्युनिस्ट नहीं थे, वो सिर्फ भी कह रहे थे कि ईरान के जो रिसोर्सेज हैं उनको हम ईरानियों के लिए भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो ये मसला जो है, इसी बात पे बात आगे बढ़ेगी। तो उन्होंने उनकी हुकूमत गिराई, जो कि इलेक्टेड थे, उनकी जगह वो शाह को ले आए जो कि डिक्टेटर थे, और उनको फिर उन्होंने रखा। और शाह ने क्या किया, शाह ने जो है वॉशिंगटन DC में एक छोटे से घर में बैठ के USA को पूरे के पूरे ईरान के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, बगैर किसी टेंडर के, बगैर किसी उसके, यक तरफा करके जो कीमतें उन्होंने मांगी। और इस तरह शाह 30 साल जो हैं वो उन्होंने, जब तक उनको निकाला नहीं गया, वो इख्तिदार में रहे। उसके बाद उन्होंने यही चीज की ग्वाटेमाला में जब वो कर रहे थे, तो उसको उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से 2 जहाज उड़े सिर्फ फ्लोरिडा से, और उन जहाजों ने जाके वहां पे बमबारी की। उसके बाद उन्होंने पैम्फलेट बांटे कि ये जो इलेक्टेड लीडर है आपका अरबेंज, ये बिल्कुल एक बिका हुआ बेकार आदमी है। प्रोपेगेंडा किया उसके खिलाफ कि ये जमहूरियत के खिलाफ है उसके, हालांकि वो जीत के आया इलेक्शन में। और उस वक्त उन्होंने क्या किया कि न्यूज़पेपर के लोगों को खरीदा, उन्होंने एक जर्नल को खरीदा, और वो जाके वहां पे हुकूमत गिरा दी। ईरान में भी उन्होंने एक जर्नल के थ्रू गिराई, यहाँ पे भी। तो फौज उनके साथ होना बड़ा जरूरी है, वरना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, जैसे चावेज के लिए हुआ। अब इसी फॉर्मूले को उन्होंने यूक्रेन में इस्तेमाल किया था, जो ज्यादा एग्रेसिव था। वो फॉर्मूला यूक्रेन वाला, मैदान वाला ईरान में इस्तेमाल हुआ है। कि ईरान के अंदर जो किया, उन्होंने पहले सैंक्शन किया, क्योंकि ईरान ऑयल रिच कंट्री है, बड़ी ताकतवर कंट्री। तो सैंक्शन करने के बाद उनके यहाँ ओवर पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स गुर्बत हुई। उस गुर्बत के अंदर से उन्होंने लोग खरीदने की कोशिश की। तो उनके जर्नैल तो नहीं बिके ईरान के, लेकिन उनके अंदर अच्छे खासे ऐसे लोग जो कि उनकी मदद करें, जिन्होंने मोसाद को वहां रखा। वो जो 12 दिन की वॉर हुई थी उसमें उन्होंने हमला करवाया, काफी लोगों को खरीद पाए वो उसके अंदर, जिनको बाद में ईरानियों ने
जो जासूस कह के हटवाया। लेकिन अब की उन्होंने एक और चीज की, अब की उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ईरान की करेंसी को डिवैल्यू किया, जो कि बाकायदा खास तरीके से होता है कि आप पैसे डॉलर से उनको एकदम से, आपने उससे थोड़ी देर से पहले डॉलर डाले, फिर आपने डॉलर खींच लिए वापस, सारे निकाल लिए। तो अब उनको तो छापने के, लोगों को तनख्वाहें दें, क्या करें, तो उन्होंने छापे तो उनकी करेंसी वीक हो गई। जब वीक हुई तो उनके जो बाजार के लोग थे, जिसको हम बाजार कहते हैं, स्टॉक मार्केट के करीब का इलाका वहां का, वो निकल के रोड पे आए, उनके पीछे और लोग आए। तो एक जेन्युइन किस्म का एक वो था, लेकिन उसको इनकैश करने का पूरा इनका प्लान था, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने लोग भेजे। अच्छा, ईरान इत्तेफाक से उसमें रशिया और चाइना उसके साथ खामोशी से साथ हैं, उनको पता था कि ये प्लेबुक इस तरह चलेगी। उन्होंने ऊपर से बाकायदा वीडियोस बनाई कि कौन लोग शामिल हो रहे हैं। उन्होंने, ईरान ने अपने इंटेलिजेंस के लोग उन मजलों में भेजे, और उन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया एक एक को, और उन्होंने उनको इस तरह करके उन्होंने उनको पकड़ा, फौरन उस जो प्रेस को बुला के उन्होंने दिखाया कि ये यहाँ आप लोग कर रहे हैं, और उन्होंने उसको नाकाम, सिर्फ ये नहीं कि ऐसे नाकाम बनाया, उनका जो फाइनल प्लान था वो ये था कि जब उन्होंने इंटरनेट बंद किया तो वापस में उनका कम्युनिकेशन खत्म हुआ। तो उन्होंने एक स्टारलिंक जो है एलॉन मस्क का, जो सैटेलाइट के जरिए डायरेक्टली इंटरनेट आता है, उसको चाइना ने और रशिया ने जो टेक्नोलॉजी दी है ईरान को, उसकी मदद से उन्होंने ना सिर्फ उसको बंद किया, बल्कि उन्होंने वो सारे यूनिट आइडेंटिफाई कर लिए स्टारलिंक के, जो आपको लगाने पड़ते हैं, और उससे उन्होंने उन लोगों को पकड़ लिया। और फिर तुर्की ने इनको टिप दिया ईरान को कि 400 कुर्द यहां से जा रहे हैं आपके हंगामा बर्पा करने, उनको उन्होंने पकड़ा। तो इतनी बड़े पैमाने पे एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट थी कि जब जैसे ही ये इतना बड़ा केओस होगा, और इतनी आग, सोचे 25 मस्जिदें जली हैं, बैंक जले हैं। ईरानी कभी भी मस्जिद नहीं जलाते, जो मुस्लिम तो कभी भी नहीं जलाएगा, मुस्लिम कभी नहीं जलाएगा मस्जिद जो है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, मगरबी मीडिया इसे फ्रीडम स्ट्रगल क्यों कह रहा है? क्योंकि मगरबी मीडिया की बहुत समझनी, इनके फ्रीडम का मतलब क्या है, मैं तो यहाँ रहता हूँ ना, इनके फ्रीडम का मतलब है कि आप इनकी कॉरपोरेशंस को खुला हाथ दें, ताकि वो आपके सियासतदान को खरीद सकें, ताकि वो अखबारी उसको खरीद सकें, मीडिया को खरीद सकें। इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं सोसाइटी की, जो फैसले करती हैं, यानी फैसले के परसेप्शन क्रिएट करता है मीडिया, और सियासतदान जो है उस पर सिग्नेचर बिठाता है, वो खरीद सके उनको, उनके पास पैसा है, हुकूमतें कमजोर हों और प्राइवेट कॉर्पोरेशन ताकतवर हों। ये पूरा का पूरा मॉडल है। तो इसे हम मीडिया ड्रिवन एक नैरेटिव कह सकते हैं। नैरेटिव मीडिया क्रिएट करता है, एक्शन उसके ऊपर फिर आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं, सब कोऑर्डिनेशन में। लेकिन मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मीडिया जो होता है इनका, जैसे इस वक्त आप देखें फॉक्स, CNN और जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया यूएसए के अंदर, CBS, ABC, उसे एक चीज बोल रहा है कि ईरान में फ्रीडम कर्व हो गई। वो ये दिखाई नहीं रहा कि प्रोटेस्टर्स गोली चला रहे हैं, प्रोटेस्टर्स के ऊपर, प्रोटेस्टर्स गोली चला रहे हैं फौज के ऊपर, उन पुलिस के ऊपर। 100 पुलिस वाले मरे हैं, जो उनके सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं। और उन्होंने बैठ के बाकायदा फॉरेन एम्बेसडर्स को ईरानियों ने वहां बुलाया है, और वहां पे बैठ के वीडियोस दिखाई हैं कि ये क्या प्रोटेस्टर है जो कि गोलियां चला रहे हैं इस तरीके से, जो है लोगों के ऊपर। तो ये पूरा का पूरा इतना बड़ा केओस क्रिएट कर दो, आग लगा दो, ये कर दो, फिर अमेरिकन फोर्सेस लैंड होंगी। ये प्लान था कि उनका काम हल्का हो जाएगा। और ये बात नेतन्याहू ने गारंटी दी थी ट्रंप को, जब वो उठे थे मारा-लागो से 29 दिसंबर को, कि आप फिक्र नहीं करें, हमने ऐसा काम कर लिया कि आपको सिर्फ वहां जाके फिनिश ऑफ करना पड़ेगा। क्योंकि ट्रंप को चाहिए होती है क्विक विक्ट्री, और उसके बाद उनका ख्याल था दूसरे लोग आके संभाल लेंगे। उनको जो पता नहीं था वो ये कि ये, हाँ, कि ईरान जो है वो, हाँ, वो डिफरेंट कहानी। अगर ये अवामी एहतजाज है, जैसे मैं एक तौर पे पाकिस्तान में अगर देखा जाए, अमूमन लोग ऐसे सोचते हैं ना कि भाई अगर ये अवामी एहतजाज है तो फिर एक जैसे नारे क्यों हैं, एक जैसे हैशटैग क्यों हैं, एक जैसी टाइमिंग कैसे है, महज इत्तेफाक है या फिर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है हो रही है? मतलब मुजाहरे में आने वाले दिनों में मजीद आपको क्या लगता है कि इसी तरह की कोई शिद्दत होती है? क्योंकि अभी तो खासी हद तक कंट्रोल्ड है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ अरसे में, क्योंकि कोई भी दुश्मन इतनी आसानी से तो अपनी जगह छोड़ के नहीं जाता, तो आपको लगता है कि कुछ दिनों में ये फिर शिद्दत इख्तियार कर लेगा? हाँ, ये प्लान ए फेल हुआ है। अब प्लान बी जो है, देखें, प्लान ए के अंदर सबसे कम जानी नुकसान था अमेरिकन आर्मी का। प्लान बी का मतलब है कि अब अमेरिकन आर्मी, और जाहिर इजराइल इससे दूर रहना चाह रहा है। उन्होंने बाकायदा पुतिन को कॉल कर रहा है रोज, नेतन्याहू, कि हम इसमें नहीं है, हम इसमें नहीं है, यानी ऐसे अमेरिका आएगा और करेगा। लेकिन अब जो है अमेरिका बोलेगा कि इसमें जानी नुकसान अब ज्यादा है, यानी अब आपको बाकायदा फौजें उतारनी है इनके मिसाइलों को रोकने के लिए। तो अब प्लान बी अगर होगा तो उसके अंदर इनको मेरा ख्याल है अमेरिका को ज्यादा
अपनी जानी और माली इन्वेस्टमेंट उसमें बढ़ानी पड़ेगी। और क्या होगा कि नहीं होगा, मेरे ख्याल में अगर नहीं होगा तो बहुत बड़ा मुआवजा होगा, क्योंकि ये लोग समझते हैं ये मौका दोबारा तारीख में नहीं आएगा कि सीरिया को इन्होंने दबाया हुआ है, हिजबुल्लाह को चोट लगाई हुई है, यमन को उन्होंने काबू तो नहीं किया लेकिन जो डराया हुआ है। तो इस वक्त ईरान अपने कमजोर पॉसिबल उसके ऊपर है कि अगर उस पर हमने अब क्या हमला नहीं किया तो अगले 20 साल में हम नहीं कर पाएंगे। बस जो बात वो नहीं समझ पा रहे वो ये है कि इस वक्त रशिया और चाइना खामोशी से जिस तरीके से पाकिस्तान को उन्होंने, रशिया ने तो नहीं चाइना ने मदद की थी, उनके साथ ईरान के दोनों हैं और वो पूरी कोशिश करेंगे कि ईरान फॉल ना हो, क्योंकि ईरान अगर गिरता है तो पूरी की पूरी मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो फिर कोई असर रसूख नहीं बचेगा चीन और रशिया का, और वो उसका ताल्लुक एशिया में असर रसूख से है, एनर्जी से है। तो इसलिए मेरा ख्याल है, और ईरान की अपनी गवर्नमेंट खुद भी इतनी ताकतवर है कि अगर ऊपर से उसके जैसे इनका होता है डीकैपिटेशन, ऊपर से आपने चंद लोगों को हटा दिया तो नीचे की हुकूमत डेक ऑफ कार्ड्स की तरह गिर गई है, एक जनरल साथ मिल गया तो पूरा का पूरा नहीं, उनके ऊपर से नीचे तक एक तो उनके पासदारान इनकलाब है, फिर उनकी असल फौज है। तो उनकी पासदारान इनकलाब जो है बाकायदा वो उनकी एक ऑल्टरनेट फोर्स है जो फौज पे भी निगाह रखे हुए होती है और मिसाइल का कंट्रोल उसके पास है। तो ये इतना आसान नहीं है ईरान को जो है घुटनों पे टिकाना या उसको गिराना, लेकिन हाँ गिराया जा सकता है, जानी नुकसान ज्यादा होगा। अब उसके लिए अगर अमेरिका तैयार है, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, मेहनत बहुत ज्यादा। अब मेरा ख्याल है प्लान ए के फेल होने के बाद। लेकिन ये फ्रीडम की जो आपने बात की थी ना कि फ्रीडम जो है ये वेस्ट के अंदर जो नारा लगता है फ्रीडम का, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि इनको आजादी चाहिए अपनी कॉर्पोरेशंस को, वो और आपके यहां से एक एलिट चाहिए, हर जगह इनको एक ऐसी एलिट चाहिए कि जो आपकी रिसोर्सेज और आपकी चीजें इनकी कॉर्पोरेशंस को ज्यादा दे और अपने लोगों को कम। बस ये दुनिया का झगड़ा है। ठीक, हाँ तो अमेरिका का तो यही है, अमेरिका का, हाँ बिल्कुल। हाँ। अच्छा, इस मुजाहरों का मकसद एक अवामी, जो आपने देखा, मैंने आपसे कहा कि क्योंकि फ्रीडम की बात हो रही तो हुकूक तो हो नहीं सकते, ह्यूमन राइट्स तो हो नहीं सकते, तो असल टारगेट ईरान का क्या है? वो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो है, और रीजनल पावर है, या उसको वीकन करना है, मतलब उसको कमजोर करना है, क्या है उसका असल मकसद? क्या है? पावर ईरान को खत्म करना है या न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर देना है? देखें, उनको ये समझ में आ गया कि जब तक रेजिम नहीं बदलेगी उस वक्त तक कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियर रहे, ये मिसाइल रहे, लेकिन हमारे इस्तेमाल में आए, हमारे ऊपर ना आए, जैसे कि उन्होंने सीरिया में किया है। उनका ख्याल है कि अगर ऊपर से लोग बदल जाएंगे तो यही सब चीजें हमारे काम की हो जाएंगी, इन मिसाइलों का रुख बदल जाएगा, चीन की तरफ हो जाएगा, रूस की तरफ हो जाएगा। तो ये उनके समझ में आ गया कि जब तक ये लोग हैं, ये इन मिसाइलों का रुख हमारी तरफ रहेगा। ठीक है। अच्छा, आपने सेल होने वाले लोगों की बात की, आपने एलीट की बात की, रजा पहलवी, उन्होंने ईरान के मुस्तकबिल के लिए अपने विजन का तो ऐलान कर भी दिया है ना। उन्होंने बताया भी, एक तरह से सीवी तो उन्होंने दे दी है कि ईरान का जौहरी फौजी प्रोग्राम खत्म होगा अगर तो हम आ जाएंगे, दहशतगर्द ग्रुप जो है उसकी हिमायत फौरन बंद कर दी जाएगी, आजाद ईरानी दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम, मंशियात की स्मगलिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन्होंने खासी लंबी तवील एक लिस्ट दे दी है। सो अमेरिका के साथ ताल्लुकात के, हाँ, अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात है वो भी नॉर्मलाइज किए जाएंगे और दोस्ती दोबारा बहाल की जाएगी। रियासत इसराइल को तस्लीम करेगी फौरी तौर पर। मुझे लगता है एक झगड़ा ये भी है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो शाह ईरान है या जो उनके जो बेटे हैं, ईरान में उनकी कितनी सपोर्ट है? मैं तो इस पे हैरान हूं कि आपको यही मिले थे, मतलब इतने ज्यादा सियासतदान है उसके अंदर, आपको एक कहते हैं ना एक ऐसा सियासतदान जिसके बाप को वहां से जलील करके निकाला गया है, आप उसके बेटे को 30 साल बाद अगर उठा के ला रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इतने मजबूर हैं कि आपके हाथ को ढंग का आदमी आ ही नहीं रहा कि आपको इसको लाना पड़ा है। तो मुझे तो लगता है कि ये अरसे तक, एक अरसा उन्होंने क्योंकि हुकूमत की है, तो इनको लगता है कि शायद ये एक अरसा हुकूमत ये कर पाएंगे, बाकियों को तो अभी तक इन्होंने शायद आजमाया नहीं है। तो इनको हमारी भी फैमिली है ना, इनको टट्टू चाहिए, इनको मोबुटू चाहिए, जो कि इनके हर बात के ऊपर अंगूठ, इतना वीक लीडर हो, इतना वीक कि वो इनके सहारे बैठा हो, जो कि वो जो कहें वो करने पे तैयार हो। रजा पहलवी को तो मेरा नहीं ख्याल है कि ईरान के लोग उन पर, ईरान का इवन कहते हैं ना लिबरल प्रोग्रेसिव भी होगा, वो रजा पहलवी को प्रेफर नहीं करेगा, वो कहेगा कोई ना कोई और वो आए। लेकिन ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की थी, मैं उसका जवाब दूं कि जो एक्चुअल वाकई लोगों में डिसकंटेंट है, क्योंकि गुर्बत है, सैंक्शंस में है, लोगों को ये भी पता है कि सैंक्शंस कैसे आई हैं। अब इनके अंदर उसमें हमारे जैसे लेफ्टिस्ट दोस्त हैं, वो खड़े होते हैं, वो कहते हैं ये तो एक प्रोग्रेसिव वैल्यू है कि फ्रीडम होनी चाहिए, आपको अखबार आजाद रखने चाहिए। इस पे चिगवारा कहता था कि
हम बिलीव करते हैं आप ये आजादी दोगे तो वो आके आपकी पूरी की पूरी मूवमेंट को या आपकी उनसे जिद्दोजहद को खरीद लेंगे और आप फिर उनसे लड़ नहीं पाओगे। तो अब जैसे हमारी पश्तून मूवमेंट है, उसे बड़ी एक जेन्युइन पश्तून मूवमेंट है कि यह हमारी बलोच मूवमेंट है जो पाकिस्तान में रहते हुए अपने हुकूक मांगती है। लेकिन जब वो इसमें शामिल हो जाएंगे तो आप मुझे बताएं कि वो लोग जब रोड पे निकलेंगे जो वाकई पाकिस्तान में रहते हुए अपना हक मांगना चाह रहे हैं, उनके अंदर वो शामिल होकर गोली चला रहे होंगे जो बाहर से भेजे गए, अब वो क्या फर्क रह जाएगा? कितनी मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए कि वो उनमें फर्क नहीं महसूस हो सके। बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो आपको क्या लगता है कि ईरान कौन से अमेरिकी अड्डों को निशाना बना सकता है? इस वक्त जो ईरान में क्या सूरत हाल क्या है? मेरे ख्याल में तो अगर ईरान अक्लमंद होगा ना, तो जैसे हम बच्चे थे कहानियों में पढ़ते थे कि जो जिन की जान इस तोते में है, तो वो तोता जो है वो इजराइल है। तो अगर ईरान अक्लमंद होगा तो वो तोते को अटैक करेगा बजाय अमेरिकी अड्डों को पहले अटैक करने के। तो इजराइल, क्योंकि तेल अवीव और उनके इजराइल में दो तो बड़े शहर हैं, हैफा और तेल अवीव, और अगर उनके और उन पे अगर सही अटैक करता है तो अमेरिकी बेस तो एक्चुअली 10 या 12 हैं जो कि उसके करीब हैं, जिनमें एक इराक का है जो वो खाली कर रहे हैं। अमेरिका के तकरीबन 50,000 फौजी वहां पे हैं, जिसमें से उन्होंने आधे तो हटा लिए हैं जहां तक मैंने आखिरी खबर आने तक देखा था, और उन्होंने वहां से मेजर सामान भी जो कम कर दिया क्योंकि उनको पता है उन मिसाइलों को रोका नहीं जा सकता। लेकिन सारी बात यह कि तेल की रसद ईरान रोक देगा। फौजी अड्डों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हुर्मुज अगर बंद हो गया और कोई जहाज वहां से नहीं गुजर सकता तो तेल की कीमत तो आसमान पे चली जाएगी, जिससे रशिया तो रातों रात अमीर हो जाएगा। सऊदी अरब का प्रॉब्लम होगा थोड़ा, उसका तेल यहाँ से नहीं निकल रहा, लेकिन वो मुल्क जो हुर्मुज से बाहर है और वो अपना तेल बेच रहे हैं, उनके तो अच्छा, थोड़ा पास्ट की तरफ चले जाते हैं। माजी में मतलब कैसे 1953 की अगर मैं बात करूं तो इसमें अमरीकी सल्तनत दुनिया पर अपने सियासी आप कह लीजिए कि माशी कंट्रोल के लिए मुंतखिब, जैसे कि आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मुंतखिब जो हुकूमतें थी उनको गिराती थी। अब 1953 में भी देखे ना कि ईरान के जो मुंतखिब एक वजीर आजम थे मोहम्मद मुसद्दिक, जिसका आपने जिक्र किया, उनको भी गिराया था। तो ये मतलब सिर्फ तेल पे कंट्रोल ही था, लेकिन आज जो है वो डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं। मतलब उस जमाने में जो जो काम आपने कर लिए उसके बाद आप डेमोक्रेसी की बातें कैसे कर सकते हैं कि जी यहाँ डेमोक्रेसी होनी चाहिए, अवाम के हुकूक की बात कर रहे हैं आप, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं जी यहाँ पे प्रोटेस्ट भी जायज है। तो मतलब किसी दूसरे मुल्क को क्या राइट है कि वो किसी भी मुल्क की अंदरूनी किसी मसाइल में वो पढ़े और वहां डेमोक्रेसी लेकर आए, लोगों को रिलीफ दे? क्यों? मैं इस मुल्क में 30 साल से हूँ। जब मैं लैंड हुआ था तो मैं डेमोक्रेटिक सेकुलर वैल्यूज लेके अमेरिका में लैंड हुआ था। मैंने जो इन 3 सालों में देखा और महसूस किया है वो ये है कि जो चीज भी फायदा पहुंचाए, चाहे वो कम्युनिज्म हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो उठाई गिरापन हो, चाहे वो चोर बाजारी हो, चाहे कुछ किसी चीज से माली फायदा हो रहा वो जायज होती है। इन्होंने अपने निजाम को कैपिटलिज्म से भी हटा के इसे कहते हैं मोनोपोली या क्रोनी कैपिटलिज्म, यानी इसे कहते हैं लुटेरापन, कि आपको कहीं से किसी का हाथ मोड़ के, किसी को मरवा के, किसी को कुछ करके, अफ्रीका के अंदर वॉरलॉर्ड्स बना के रिच लोगों को आपस में लड़वा के उनके सोना और उनके जखायर कुछ करें आप कहीं पे, बस उसको उनको एक कवर देना होता है। डेमोक्रेसी एक शोबदाबाजी है, नारेबाजी है। आपको अगर अपने मुल्क को सही मानों में, यानी जिसे कहते हैं ना कि आप चाहते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो। आप सोचिए चीन को क्या कहते थे आज से 40-50 साल पहले जब हम दोनों एक साथ आजाद हुए थे, उन्होंने कहा था चीन जो है कम्युनिस्ट मुल्क है, चीन जो है फला है, चीन के अंदर कभी हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इनकी हुकूमत गिरा दो। कई कोशिशें की इन्होंने, रशिया की, चाइना की हुकूमत गिराने की जंगें की इन्होंने। फाइनली उन्होंने अपने आप को एक क्लोज सिस्टम में रखते हुए आज आप देखें कि वो क्या से क्या बन गए। तो ये कहना कि आपका मॉडल जो है सिर्फ तरक्की उसी से होती है, तो ये तो चीन ने पीट के रख दिया। सही। अच्छा, बहुत सारी जगह इसके इल्जाम भी तो सही साबित नहीं हुए ना, और बहुत सारी जगह इसका जो जाना था वो भी सही साबित नहीं हुआ। जैसे कि अफगानिस्तान आपने देखा आखिर निकलना पड़ा। इराक 2003 की बात करूं, वेपन ऑफ मास जो इसका डिस्ट्रक्शन था वो भी झूठा इल्जाम था, लाखों हलाकतें हुई, पूरा मुल्क तबाह हुआ। तो क्या ये आपको लगता है कि डेमोक्रेसी थी, ऑयल और आप पावर, एक पॉलिटिक्स जो कह लीजिए कि एक ट्रायंगल जो था उसके गिर्द अमेरिका की जो सियासत है वो घूमती है, और इसके इस ट्रायंगल में जो भी उसे नजर आता है उसमें वो रोता हुआ चला जाता है? मैंने आपका ना इस्तेमाल करते हैं नाम दुनिया के अंदर लिबरल वैल्यूज देके के ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, और दाखिल होंगे उसको लाने के लिए। जब जैसे ही दाखिल हो जाएंगे उसके बाद जो
कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो लोग रखे वो थे सारे जो इनको सबसे अच्छे डील्स कट करके दें। और मुसलमान दुनिया के लिए इनकी पॉलिसी एक ढकी छुपी है। ये बात मैं आपको बड़े वाजे तौर पे बता रहा हूँ। अगर मुसलमान इसको समझेंगे नहीं तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। उनको पता है 53 मुल्क हैं, इनकी आपस में कभी यूनिटी हो गई, इनके सिर्फ और सिर्फ इनके वसाइल इनके आपस में इनके लिए इस्तेमाल होने लगे। मुसलमानों का तेल मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की फैक्ट्रियां मुसलमानों के लिए। तो आप सोचें जरा, यानी इसीलिए उनकी क्या है, आपको वो अपने पैर पे ना खड़ा होने दें। सऊदी अरब को जो वो जहाज देते हैं, सऊदी अरब को उनको पता है वो रिवर्स इंजीनियर नहीं कर सकता। उसको वो जहाज देते हैं लोअर वो करके, जिसको वो कॉपी भी नहीं कर भी ले तो उसका कुछ ना कर सके। तो उनकी पूरी पूरी कोशिश ये है कि आपको वो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग ना होने दें। इस मामले में मैं कहूंगा कि इमरान खान बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया था उन्होंने कि इंस्टीट्यूशन बिल्ड होने चाहिए। भुट्टो ने किया था, इंस्टीट्यूशन बिल्ड होने चाहिए। इंस्टीट्यूशन अगर आप बिल्ड नहीं करते ना, और हमारे यहाँ जो वाहिद इंस्टीट्यूशन बिल्ड है जिसका आप देखें, आप फायदा उठाते हैं, वो फौज है। फौज ने जो इंडिया को हराया है उस वजह से हराया है कि वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है। इसी तरह हमारे यहाँ अगर मुख्तलिफ चीजों के इंस्टीट्यूशन होंगे तो वो हमारी सोसाइटी उससे स्ट्रांग होगी। और सबसे बड़ी बात है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशन, हमें बेहतरीन पेंच बनाना है, बेहतरीन छोटी 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 चीजें जब बेहतरीन बनती हैं तो उससे मिल के फिर एक रॉकेट बनता है। वो चीज इसी तरह चीन ने करके छोटी छोटी चीजें अपने अंदर करके, हमारा बच्चा बच्चा एनर्जी से भरा हुआ है। उसको आप कहें भाई कुरान पढ़ो, सही है, हिफ्ज करो, सही है, लेकिन इतनी ही मेहनत फैक्ट्री में जाके आप उस पर करो कि आप एक ऐसी चीज बनाओ कि आपकी खुद भी खुशहाली आए, आप आजाद हो और पैसा नीचे तक आए। तो अगेन आप, चीन हमारे साथ है, हमारी एग्जाम्पल है, दोनों साथ आजाद हुए हैं। अगर हमें अभी भी किसी चीज में भाम है तो हमें मतलब पता नहीं क्या फिर हमें देखने और पढ़ने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा ना। देखें, लीबिया की अगर हम बात करें, 2011 में कजाफी साहब को हटाया था, स्टेबिलिटी आएगी, कुछ नहीं आई, आज भी क्योस है। तो ऐसे झूठ बोला, कदाफी से कहा कि आप अपने न्यूक्लियर हथियार हमको दे दें, या जो आपका प्रोग्राम आप बंद कर दें तो हम आपके साथ जो है वो ये डील करते हैं कि हम आपको हुकूमत में रहने देंगे। झूठ बोला, क्योंकि लीबिया, सीरिया और इराक, ये तीनों के तीनों हमारे बहुत एडवांस मुल्क थे, कई लिहाज से एडवांस थे। हमारे जो इराक के तारिक अजीज क्रिश्चियन थे लेकिन फॉरेन मिनिस्टर थे। ये डाइवर्सिटी की बात करते हैं, सबसे डाइवर्स मुल्क को तो इन्होंने उठा के आईसिस के हाथ में दे दिया। आप सोचे ना, हम पीछे चले गए। हम जो मैं जब बच्चा था उस वक्त का जो पाकिस्तान था, उसके बाद 1980s के अंदर जो पाकिस्तान हुआ, मेरे कजन के ऊपर बंदूक लेके खड़ा हो गया कि तुम तो मुसलमान नहीं हो। इन्होंने जो हमारे अंदर जिस तरह के लोगों को जो परवान चढ़ाया, 2000 मदरसे बनाए, 2000 यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं बनवाई? क्योंकि उनको पता था वो यूनिवर्सिटियां बनेंगी तो हमारे उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो निकल के आएंगे, वो तो क्या क्या चीजें बनाएंगे और पैदा करेंगे। तो ये तो इन्होंने वही बातें हमको पीछे धकेलने के लिए हमारे मॉडर्न मुल्कों को टाइम में पीछे धकेल दिया और हमको एक मजहब की ऐसी इंटरप्रिटेशन में उलझा दिया जिसके अंदर हम जो है, हमारा दिमाग जो है वो सारा वक्त जो है वो ये सोचने के बजाय हम बेस्ट पॉसिबल चीज कैसे बनाएं, हम सोचते हैं हम बेस्ट पॉसिबल मुस्लिम कैसे बन जाए। तो वो बैलेंस बिगाड़ दिया हमने। और फिर हम आधा तीतर और आधा बटेर की तरफ चले गए, कुछ ऐसा क्या कहने, बिल्कुल जनाब। ठीक है, अच्छा ये बताइए मुझे, ये तो तमाम वो चीजें थी जो हमें नजर आती नहीं, जो हम पढ़ते भी रहे, देखते भी रहे, टीवी और रेडियो और ये और ये और लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी जो हिडन है। मतलब पाकिस्तान की बात करूं तो कुछ चीजें ऐसी भी हैं, कुछ खबरें भी ऐसी हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके पास ऐसी होगी, तो वो हमारे नाज़रीन से कुछ ऐसी चीजें तो शेयर करें। एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, वो बड़ी रिसेंट हुई है, वो ये हुई है कि कनाडा जो हमेशा से अमेरिका का कोई ऐसा रहा है ना, छोटा बच्चा निक्का जो कहे अमेरिका वो माने, चाइना, उसने अभी अमेरिका के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एयरप्लेन्स जो हैं F-35 को कैंसिल किया है अपना डील, और जाके चाइना के साथ उसने 250 बिलियन डॉलर का जो है वो डील साइन किए हैं लॉन्ग। उसने कहा ये हमारा लॉन्ग टर्म स्टेबल पार्टनर है आपके मुकाबले में। और अगर आप आर्कटिक को देखें तो आर्कटिक के अंदर यूएसए तो सिर्फ अलास्का में, बकिया जो बड़ा हिस्सा है जो ग्रीनलैंड से भी बड़ा है वो कनाडा है। तो कनाडा ने दूसरा मैसेज जो दिया है अमेरिका को कि तुम जो ग्रीनलैंड ले रहे हो बदमाशी करके, ऊपर से जो हमारा हिस्सा है वो तो तुम्हारे हाथ से तो वो भी जाएगा अगर तुमने हमारे साथ ये किया। और उसने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए बड़े लॉन्ग टर्म साइन किए चाइना के साथ। तो कनाडा
कि जो ये अमेरिका को आंखें दिखाना है, मैंने तो आज तक कभी तारीख जब से पढ़ लूं, मैंने जितनी पढ़ी है कनाडा के और अमेरिका की तारीख, उसमें शायद कभी जब ब्रिटिश दौर था और फ्रेंच दौर था उस वक्त ये हुआ होगा, लेकिन मॉडर्न टाइम्स के अंदर अमेरिका कनाडा की जरूरत नहीं कि वो अमेरिका को ये आंखें दिखाए। उसने तो हवाई के सीईओ को कनाडा पे अमेरिका के कहने के ऊपर जो है वो कैद में डाल दिया था, और इतनी वो गुलामी पे था, और ये इतनी बड़ी चीज कि उसने अमेरिका को इस पे आंखें दिखा दी है। आपको क्या वजह, आपको क्या मतलब, आपको क्या मेरा ख्याल है कि इन्होंने जो है वो अमेरिका को साफ कहा है कि अगर तुम अपना सोचो तो हम भी अपना सोचेंगे। अच्छा, सिंपल। बिल्कुल, ये चीज हुई है। मतलब ये कि अब तब सब लोगों को अंदाजा होता जा रहा है कि उनको सर्वाइवल जंग जो अपनी है वो कैसे लड़नी है, और ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब उसमें होगा ये कि हर मुल्क, भाई देखे ना, कनाडा वो साइन करे उसकी सबसे अच्छा है। उसने अमेरिका के खौफ से अपने यहाँ सस्ती चाइनीज गाड़ियां जाने दी। अब देखे ना पाकिस्तान की मार्केट को, मैं तो वहां हूं नहीं लेकिन मैं पढ़ता रहता हूं कि चीनी गाड़ियां इतनी तेजी से जापानी गाड़ियों को रिप्लेस कर रही हैं और वो सस्ती हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि जो सस्ती मोटरसाइकिल, सस्ती गाड़ी, तो ये चीज तो कनाडा में भी है। तो कनाडा के अंदर उन्होंने 50,000 इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जो है वो अगले 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर अनलोड हो जाएंगी, जो कि शिप्स पे खड़ी हुई थी, और उन्होंने उनको बिला वजह रोक के रखा हुआ था, अपनी महंगी गाड़ियां बेच रहे थे। तो उन्होंने, अब कनाडा ने कहा है कि हम वो करेंगे जो हमारे लिए अच्छा है, आप वो करते हो जो आपके लिए अच्छा है, हम वो करेंगे जो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है। अगर आपको लगता है पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है अगर ये हमला होता है, अगर ये हमला कर दिया जाता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ जबानी बातें चल रही है ना कि जी आप ऐसे करना है, आपको नहीं करना, मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं वहां हूं, लेकिन अगर कोई हमला अमेरिका कर ही देता है तो फिर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान, आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट है, लेकिन उसके अलावा उसकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है कि वो बचा रहे और अमेरिका को ना भी नहीं कर सकता, वो वहां भी नहीं कर सकता, तो वो उसका वो कहाँ स्टैंड करता है? देखें, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान के लव ट्रायंगल के अंदर जो है ना, वो पाकिस्तान को कभी कभी चूज तो करना पड़ेगा। मैं तो उस पॉइंट के इंतजार में हूं कि पाकिस्तान का कब वो मौका आएगा जब उसके पास कोई चॉइस नहीं होगी। और ये चॉइस मेरे ख्याल है, चाइना ऐसा आशिक नहीं है, लेकिन अमेरिका ऐसा आशिक है, वो कहेगा तुम अगर मेरे साथ नहीं हो तो तुम किसी के साथ भी नहीं जा सकते, लेकिन वो शर्त अमेरिका डाल सकता है, तुम मेरी नहीं हो सकी तो फिर किसी की नहीं हो सकती, किसी की नहीं हो सकती। तो ये शर्त अमेरिका जरूर डाल सकता है, चाइना नहीं डालेगा हम पे। चाइना ने कभी नहीं डाली हम पे शर्त जो है। चाइना कहता है कि ठीक है, तुम अगर रखना है अमेरिका से ताल्लुकात तो रखो, लेकिन हम तुम्हें ये दे सकते हैं और हमारे साथ, और उसने हमारी वाकई मदद की है। जब अब ये हम पे है कि हम जो हैं वो किसके साथ समझते हैं कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो ज्यादा बेहतर है, और मेरा ख्याल है हमें चाइना को चूज करना चाहिए। और अगर ये जंग हो जाती है तो हमें चाइना और रशिया के साथ मिलके ईरान की मदद करनी चाहिए। लेकिन हम इस वक्त एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं अभी रिसेंटली जिसमें तुर्की और सऊदी अरब है, और स्ट्रेटेजिकली हमने अपने आप को उनके साथ बांध लिया है। अगर सऊदी अरब ये फैसला करता है कि इस जंग के अंदर मैं ईरान के साथ नहीं हूंगा तो पाकिस्तान फंस जाता है। ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक बात है। लेकिन अगेन मैं कहूंगा आज की दुनिया में हर चीज हो रही है, आप उनके साथ भी रखें, आप अंडरहैंड ईरान के साथ भी रखें। मैं नहीं समझता ईरान को अकेला छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया और अमेरिका आपके पीछे आया तो ना तुर्की और ना सऊदी अरब, दोबारा कह रहा हूं मैं, ना तुर्की ना सऊदी अरब, इन दोनों में से कोई आपको बचाने नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ईरान के साथ गए तो ईरान, चाइना, रशिया तीनों आपको बचाने आ जाएंगे। ठीक है, मतलब चाइना का जो रवैया हमारे साथ वो कुछ इस तरह का है कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, कुछ इस तरह का मामला है उसका कि वो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देता है कि जिस तरह चाहे आप काम करें, बस मेरा काम कर दें। लेकिन अमेरिका और वो सिमरन को कामयाब देखना चाहता है। चलिए, ये भी अच्छी बात है, वरना तो अमेरिका का मामला ये नहीं, वो तो ये है कि मैं तबाह हुआ तो मैं तुम्हें भी तबाह कर दूंगा। वो कहता है मैं तो याशी करूंगा, तुम तबाह। और लोग फिर भी मान लेते हैं उसको। मैं तो ये हैरान हूं, वो हमारी आंखों के आगे कह रहा होता है, लेकिन फिर भी हमारी जो एलीट है उसको अमेरिका में कुछ ऐसा नजर आता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ 30 साल से रहता हूँ, मुझे यहाँ के लोगों से प्यार है, मैं उनको ट्रीट करता हूँ, लेकिन उनकी हुकूमत और उनकी पॉलिसी उनके अपने लोगों के साथ भी वही कर रही है जो एक आम पाकिस्तानी के साथ कर रही है। ठीक, उमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत से राज भी आपसे उगलवा लिए, बहुत से जो तज्जिया था पूरे खबरों का वो भी हमने आपसे लिया। थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन से कहेंगे कि फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिए ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सके। जिंदगी न वफा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाजत। फी अमान अल्लाह। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर।
शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.